बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, किसी भी घर को चलाने के लिए, इदारे को चलाने के लिए या मुल्क को और मुआशरे को चलाने के लिए डेफ़िनेटली ज़रब का खाता, जमा तफरीक का खाता उसको भी खोलना पड़ता है और फिर देखना ये पड़ता है कि आ क्या रहा है, जा क्या रहा है और उसमें कैसे तवाज़ुन आएगा, मसाइल कैसे कम होंगे। और मईशत एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया जिस भी मुल्क का आप जिक्र करेंगे, एक ही सबसे अहम इशू है कि मुआशी तौर पे कैसे मजबूती हासिल की जाए। पाकिस्तान हम मुसलसल ये सुनते आए हैं और मैं जब पैदा हुआ तो मेरा ख्याल है पैदा होने से पहले भी यही आवाज़ें आती होंगी, लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया तो ये हुआ कि हम सारे अहदाफ हासिल कर लेंगे, मसले हल कर लेंगे, और अब भी हम यही सुन रहे हैं। किसने क्या किया, कैसे किया, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, बल्कि आज थोड़ा सा लाइटर वे में मैं बातें करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुबह से आप भी ये डिजिट्स और आप भी ये सारी चीज़ें और सब सुन के मेरे जैसे बंदे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती, लिहाजा वो चाहिए रहे होते हैं कि इससे कुछ निकाला जाए। इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट्स को ज़हमत देते हैं कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें और बताएं कि कहाँ कहाँ कोई खुशखबरी है, कहाँ कहाँ नवीद है और कहाँ कहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी उम्मीदें रखी जानी चाहिए थी और उम्मीदें अब भी कहाँ कहाँ रखी जा सकती हैं। मैं डेफिनेटली, चूँकि आपने मेरे गुज़िश्ता हफ्ते भी जो प्रोग्राम्स देखे उसमें बड़े सीनियर हमारे आर्टिस्ट जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी जब वो प्रोग्राम में आए तो उन्होंने गिले भी की और कहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। तो स्टोरी में गाना डालने के लिए यहीं से बात शुरू करूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी आज के बजट के अंदर बहुत ज़्यादा छूट भी है, और ख़ास तौर पे चौथा सुतून के प्लेटफॉर्म से जो हम ये कहते रहे कि अपने जो सियाहती मैदान हैं उनकी बातें हों, अपनी सकाफ़त की बातें हों, और जो बैरून मुल्क से हम ड्रामाज़ और फिल्म्स मंगवा के अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और उससे मैंने पहले भी ये कहा था, अब तो बच्चे जो है वो कार्टून भी वो देख रहे हैं जिस पे वो कह रहे हैं कि इस समय चलेंगे, क्या विचार हैं आपके, और अपनी ज़बान इतनी प्यारी, इतनी नस्तालीक उर्दू से भी दूर हो गए। पंजाबी हो, पश्तो हो, बलोची हो, सिंधी हो, हज़ारवी हो, गिलगिती बल्तिस्तानी हो, जितनी भी ज़बानें हैं उस पर हमने तवज्जो बहुत कम कर दी। और ये PTV का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर आप ख़बरनामे भी देखते हैं। लेकिन मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब वो एक तकरीब में जब PTV फ़िल्म के लोगों का इफ्तिताह हुआ और उसमें उन्होंने पॉलिसी बयान की तो वो कह रही थी कि जब भी मैं आती हूँ साल डेढ़ ही रह जाता है मेरी मिनिस्ट्री का, लेकिन जहाँ से सिलसिला टूटा था वो वज़ारत इत्तलात ने वहीं से शुरू किया और पाकिस्तान के जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा है, सकाफ़त है, कौमी वर्सा है, फ़नून लतीफ़ा है, उस पे ज़ोर दिया गया है। और इस पर डेफिनेटली ये बात हम आइंदा चल के अपने प्रोग्राम्स में करेंगे, डिफरेंट असनाफ के हवाले से कि ड्रामा क्या है, लिख क्या रहे हैं, बाहर से क्या आ रहा है और किस किस चीज़ पे छूट है। लेकिन मजमूई तौर पे आज के बजट पे बात करने के लिए हमने ज़हमत जनाब कैसर अहमद शेख, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मारूफ माहिर मुआशियात हैं जनाब शकील अहमद रामे, बहुत शुक्रिया शकील भाई आपकी तशरीफ़ लाने का। और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का। शेख साहब, मैंने जैसे पहले कहा कि वो शकील बातें जो है ना वो सुन के पूरी कौम की कान पक गए। ओए डिप्टी फड़ लै वो हमने 4 साल मुसलसल सुना है। अब आज आपने क्या चीज़ ऐसी जानी इस बजट में जिससे कोई कौम के मुआशी मजबूर मकहूर लोगों के चेहरों पे कोई मुस्कुराहट आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फैज़ी साहब, आपने तमीज़ बांधी है। बात यह है कि जो रियलिटी है ना, जब तक हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, रियलिटी को तो बयान करना पड़ेगा। जब आप प्रोग्राम में हमें इनवाइट करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ बड़े अरसे से आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं भी, क्योंकि बंदों में जो पॉलिटिशियन है ना उसका तो काम ही यही है लोगों के साथ इंटरेक्शन रखना और बातचीत करना। भी मैं कल आ रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वहाँ वो हम देखते हैं कि जो हमने अपना मुल्क सोचा था जिस मिसाली एक मुल्क बनाने का, वो उसकी पिक्चर अभी भी अधूरी है। वो बहुत दूर है वो ख्वाब जो हमने सोचे थे। तो बहरहाल
कोशिश होती है, हर वक्त कोशिश होती है। इस बजट में भी कोशिश तो अपने तय हुकूमत ने की है, लेकिन मैं ये कहूँ कि हम अपने जब तक जो वसाइल है ना उसको इजाफा नहीं करेंगे और हम अपने आबादी में मतलब है जो इजाफा हो रहा है उसको किसी हद तक नहीं ठहराएंगे तो ये इतनी खुशी की खबरें हमारे पास वाकई नहीं है। मैं आपको सही हकीकत जो बताऊँ ना, लेकिन कोशिश ये है कि बहरहाल हमारे जो मईशत है उसको कुछ संभाला दिया जा सके। हमारे फॉल्ट तो अपने हैं, काफ़ी अरसा हो गया ये बात करते और फिर आप खुद कह रहे हैं कि लोग भी इससे नाला होते हैं कि हम जब बार बार ये कहते हैं, आने वाली हुकूमतें दावे तो करती हैं, वादे भी करते हैं और हुकूमतें जो मौजूदा भी हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा ना। तो इस वक्त भी महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, ये 10% और 15% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है जी। एक अच्छी खुशाइन बात है। अब देखते हैं किस हद तक मदावा कर सकते हैं जो महंगाई बढ़ी है, उसका तनासब है। ये उसका तनासब, महंगाई हमारे हिसाब से और ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन बहरहाल एक बार तो, क्योंकि अभी तक तो लोगों की जो तनख्वाहें थी उसमें 15% इजाफा होगा अगले महीने से, तो बहरहाल ये एक बेहतरी वाली बात है। फिर इसमें एक बात जो हम बड़े ज़ोर से कह रहे थे ना, और मैं इसमें खुश हूँ कि जो पिछले 2 साल कोविड के जो गुजरे हैं ना, उसमें अमीर आदमी ने और बड़े बिजनेसमैन ने काफ़ी कमाया है, बड़ा बेहतर बढ़ रहा है और उसको टैक्स किया गया है। उसको भी पता चले कि कोई सिर्फ रियल इस्टेट में लेके रख देने से, बैंकों से कर्जा लेके आप रियल इस्टेट या कोई मकान और कोई जायदाद और प्लाट्स वगैरह लेके रख लें तो उस पर टैक्स किया गया, अच्छा किया गया है। और बड़ी इनकम की कंपनियों पे भी टैक्स किया गया है, वो भी अच्छा किया गया है। एग्रीकल्चर पे अभी शकील साहब आपकी तरफ तो जो कर रहे थे तो कह रहे थे कि एग्रीकल्चर की मशीनरी पे और इम्प्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए गए हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन असल बात जो हमें करनी चाहिए थी ना, कि मेरे ख्याल में और मज़ीद इजाफा करना चाहिए था टैक्स में। टैक्स लास्ट ईयर जो FBR का वसूल हुआ है ना अभी तक, वो 6000 अरब है और वो हम खुद कहते हैं, इन्होंने एस्टिमेट किया है अगले साल का 11.5% महंगाई और 5% ग्रोथ, तो ये दोनों ही मिला लें 16%, तो 6000 को 16.5% बढ़ाएं तो 7000 अरब बनता है। कोई मज़ीद जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स भी वसूल करना चाहिए था, और मैं समझता हूँ इसका 7000 की बजाय 7300-400 पे ले जाना चाहिए था, ताकि हम और कोई फैसिलिटी दे सकें उन लोगों के, जैसे आपने कहा ना, उनके लिए कुछ और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम ज़्यादा रख सकते, या जो लोगों को सहूलतें हैं वो ज़रा ज़्यादा दे सकते। तो ये मेरी ख्वाहिश थी। और मैं समझता हूँ कि छोटे बिजनेस को ना अभी भी हमने फ़रोग नहीं दिया। बड़े बिजनेस की तरफ तो हमारी तवज्जो होती है, लेकिन SMEs जो है ना, दरमियाने और छोटे जो लोग हैं, और मैंने एक पिछले भी अभी प्रोग्राम में कहा कि इंडिया में जो कुल कर्जा उनका है ना, उसका 15% वो SMEs को देते हैं, और बांग्लादेश में उनके अपने कुल कर्जे का 12% देते हैं। हम बहुत कम देते हैं, सिर्फ 7%। हम बड़ों को कर्जा देते हैं, जो बड़े चंद हज़ार कंपनियां होती हैं, लेकिन जो लाखों हमारे जो SMEs हैं, दरमियाने और छोटे एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी जो आना चाहते हैं, क्योंकि जॉब्स तो मिल नहीं रहे, तो उनको हमें कर्जा बढ़ाना चाहिए और उनके लिए हमें कोई एलोकेशन करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा टैक्स वसूल कर लेते तो ये कोई ना कोई हम यहाँ कुछ हो सकती थी। एक राउंड लगा लेते हैं शेख साहब, चंद सवाल है जो मैं डेफिनेटली लोगों के लिए भी करूँगा। रामे साहब, एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, और किस कदर पहले जब आप अभी कह रहे थे कि महकमा ज़राअत हुआ करता था और वजारत हुआ करती थी, तब से बात शुरू हुई, लेकिन आज अगर हम अपने ही जो पूरी दुनिया में मशहूरी है कि ज़री मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वही बात रियल एस्टेट वाले जो है वो हर जगह पे बढ़े जा रहे हैं, खेत कम होते जा रहे हैं, और फिर हम अपने जो फार्मर्स हैं उनको भी उस तरह से नहीं हौसला, मैंने जो देखा है कि वो नहीं दिया गया। अगर हम उसी पे ही शुरू कर लें, बीज पे ही शुरू कर लें, ऑयल है, कुछ तिल है, तिल, अगर इसी की जो पूरी दुनिया में मांग है, मैंने खुद देखा बहुत सारे ममालिक में बड़ा महंगी चीज़ है, लेकिन हम उस तरफ नहीं लेके जा रहे, कैसे चलेगा काम?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ साहब देखें, एग्रीकल्चर में इस दफ़ा इन्होंने जो बात की है कि सीड पे की इंपोर्ट पे, मशीनरी की इंपोर्ट पे, इस तरह दूसरी कुछ इंपोर्ट्स पे ज़ीरो टैक्स पे ले गए हैं और कस्टम ड्यूटीज़ को भी ये कहते हैं कि हम ज़ीरो पे ले जाएंगे। और बात यह है कि देखना है कि इसमें फ़ायदा किसका होता है कि हाँ जी, कि हम फार्मर को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं कि या सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। देखिए, अगर तो हम इसकी बात करते हैं फार्मिंग कम्युनिटी की, अब सी पैक के अंदर जो कि हमने एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन था तो उसमें ये बड़ा अहम था, यानी कि चाइना मशीनरी पाकिस्तान में आ चुकी है। उनकी जो चाइना की जो मेजर कंपनीज उनकी ये जो है फातिमा के साथ ग्रुप के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, एंग्रो के फूड के साथ हो चुका है। तो अगर इस तरह हमने चलना है तो ये बड़ी खुशहाल बात होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के आसपास में आ रहा है जिसको हमने एक्सपैंड करना है। राइट। अगर हमने इसको सिर्फ चंद लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को ही oblige करना है तो उस पर फिर एक डिफरेंट स्टोरी होगी। मेरा इसमें हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, प्राइवेट सेक्टर को आप बहुत फैसिलिटेट करें मगर स्टेट की कास्ट पे नहीं। अगर स्टेट ने ही सारा कुछ देना है प्राइवेट सेक्टर को, पैसे भी देने हैं, एग्जम्पशंस भी देनी है। अब देखें, लास्ट ईयर में जो अभी बात हो रही थी कि लास्ट ईयर में जो टैक्स की एग्जम्पशन डिफरेंट किस्म की, वो 1.7 ट्रिलियन थी। 1.7 ट्रिलियन। और देखिए, इतने ही पैसे हैं, बल्कि इससे भी कम है, जिसके लिए हम हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की मिन्नतें कर रहे हैं, पैसे दे दो। हाँ, ठीक। जिसके लिए हम सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। उधर देर अगर गवर्नमेंट ने ही सारा कुछ देना है प्राइवेट सेक्टर को, तो गवर्नमेंट अपना स्टेट और इंटरप्राइजेस को क्यों नहीं चलाती? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो एक उसको कहते हैं बेच दो, ये आपके काम की नहीं है। अब ये कोई बंदा एक बात समझा दे कि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जिसको मसलन स्टील मिल की मिसाल लेते हैं, अगर ये कभी ठीक नहीं हो जाती है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो हर दूसरा प्राइवेट बंदा इसको खरीदना क्यों चाहता है? क्यों लेना चाहता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो कि क्या कहते हैं कि घाटे का सौदा करता हो? नहीं, वो काम कराएगा ना। मैं वही बात कह रहा हूँ ना। अब ये चीज़ है कि हमें इन स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको कारोबारी तौर पे लेना है, ना कि यानी कि पॉलिटिकल या स्टेट की इस तरह की मशीनरी समझें। इसको सिर्फ कारोबारी स्टेट के तौर पे चलाएं। राइट। जो उसके रैशनल उसको अप्लाई करें। मैनेजमेंट लेनी है बाहर से लें, कोई ब्यूरोक्रेट जाके मैनेजर ना बैठे, ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग ही नहीं है ये। या कोई रिटायर्ड जनरल जाके ना बैठे वहां पर, किसी तरह का भी कोई ना बैठे ये जाके, जिसका वो है ही नहीं, जिनका जो काम है ना, जिसका सब्जेक्ट ही नहीं है, उनको करने दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की ये एग्जम्पशंस फिर बीच में आई हैं इस बजट में, तो मुझे अभी मुझे सवाल परेशान कर रहा है, हमारे पास बजट नहीं था। हम पहले कह रहे थे हमें 4.5 से 5 ट्रिलियन रुपीज़ की हमें ज़रूरत होगी कि जो बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए। ये टैक्स हमने किया, एग्जम्प्ट किए हैं सारे, क्या ये हमारा हम जो टैक्स हैं ये हमें एडिशनल बोझ तो नहीं लेके आएंगे? क्या जो हमने गवर्नमेंट सेक्टर की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ये एडिशनल बोझ तो नहीं लेके आएंगे? या ये होगा कि अभी बजट सही दे दिया, 6 महीने बाद एक और बजट आ जाए, 3 महीने बाद एक और बजट आ जाए? हमें ये देखना पड़ेगा ये जो अभी एग्जम्पशंस दी हैं क्या सस्टेनेबल हैं, कैसे इनको फुलफिल करना है। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। एवेन्यू है हमारे पास जिसके लिए हम जा सकते हैं, सही, मगर उनको लेके कैसे चलना, ये फंडामेंटल असल वही बात आ जाती है। और डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप कैसे देख रहे हैं। और ठीक है कि बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता रखी जाती हैं, हर शख्स की होती हैं, हर फर्द की होती हैं, हर घर की होती हैं, लेकिन इसमें से वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोगों को बताया जा सकता है कि हौसला भी करें और बाकी मामलात भी बेहतर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन पीटीवी। देखें, एक तो ये है कि बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर के लोगों के लिए भी। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब यह है कि दुनिया भर में आपने देखा कि जो कमोडिटी की कीमतें हैं, तेल की जो कीमत है, कोल की जो कीमत है, RLNG की जो कीमत है, उसमें बेशुमार इजाफा जो है पिछले 1-1.5 साल में हुआ, जब कोविड की आपने देखा कि बाद मईशत खुली। तो इस चैलेंजिंग टाइम पे हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं जिसका एक पास थ्रू इफेक्ट आ रहा है, और उस पास थ्रू इफेक्ट से मुल्क में लोगों को दिक्कत आ रही है, दुनिया भर में आ रही है। और दूसरी चीज जो हुई है वो ये है कि हमारा जो फिस्कल खसारा यानी कि मालियाती खसारा है वो इस साल कोई 4,800 अरब है, जो कि काफी बढ़ा हुआ है, जिसमें कुछ चीजें मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने आके ऐड की हैं जो पिछली हुकूमत ने अभी अकाउंट फॉर नहीं की थी। तो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बजट बना।
उसमें जो करने की कोशिश की है वो ये है, इसको आप बेस्ट कह सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड बैग है एक बजट का। आपने आईएमएफ को भी बैलेंस करना है, आपने इन्फ्लेशन पे भी एक काबू करने की कोशिश करनी है, आपने रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है। बट आई थिंक कि जो रेवेन्यू एफर्ट है 7,000 का, इसको रिकंसिडर कर लेना चाहिए। अमीरों पे थोड़ा सा और साहिब हैसियत लोगों पे टैक्स बढ़ाया जा सकता है। इधर 300-400 अरब की गुंजाइश है जिसको खर्च किया जा सकता है मुश्किल हालात में ऑन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स। बड़ी अच्छी बात है कि हमने अपना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 364 अरब कर दिया। इसके साथ साथ हमने एक एडेड चीज ये दी है कि जो 8 करोड़ अफराद हैं तकरीबन, उनको एक 2000 की सब्सिडी जून में शुरू हुई थी, वो अगले पूरे साल में बजट हो गई। एक तो जो बिल्कुल वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनके लिए एक ये अच्छी खबर है। सही। एग्रीकल्चर की देखिए जहां तक बात है, एग्रीकल्चर के साथ तो आप जितनी भी मेहनत करेंगे ना उतना ही कम है, इसलिए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। अब आप ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री भी हैं, आप इसके साथ साथ फूड इंपोर्टर भी बन गए हैं। $8 बिलियन का तो एडिबल ऑयल ही मंगवाना है पाकिस्तान में। आई मीन इसके साथ साथ $2 अरब की वीट मंगानी है, $10 अरब तो यही बन गए। सो आपको एग्रीकल्चर पे तो मैं तो समझता हूं कि एक चीज जो अभी बजट में सामने नहीं आई वो है कि R&D पे कितना खर्च हो रहा है। असल बात तो यह है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी, मैकेनाइजेशन, ठीक है टैक्स की मराहत भी दें, साथ साथ गवर्नमेंट को यह भी सोचना चाहिए। दूसरी एक अच्छा एफर्ट शुरू हुआ है कि किसी तरह रियल एस्टेट को डिस्करेज किया जाए। पर्सनली मैं समझता हूं कि एज अ फर्स्ट स्टेप इट इज अ गुड स्टेप। इट इज नॉट अ बेबी स्टेप, इट इज अ स्टेप, बट इसको बहुत आगे लेके चलना चाहिए और कौम को साथ देना चाहिए इस चीज पे कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टॉक मार्केट में, हम इंडस्ट्री में, हम जिस तरह दोस्तों ने जिक्र किया एसएमई बैकबोन है पाकिस्तान का भी, इसको ना भूलें। एसएमई 99% इंडस्ट्री है पाकिस्तान की अब भी, जो हमारी इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट है। तो इस पे अभी हमें और काम करना है। सो ये एक मिक्स्ड पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश की है हुकूमत ने, जिसमें उन्होंने इस डिफिकल्ट टाइम में एक चीज जो मुझे सिर्फ जो तशवीशनाक है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि एक 750 बिलियन का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंप्लीमेंट की जा सकती है और आईएमएफ को भी इस पे एक हल्की निगाह रखनी चाहिए। ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई फर्दर इजाफा जो है अभी दुनिया भर में नहीं होना चाहिए, और ऐसा मुल्क जिसकी पर कैपिटा इनकम $1600-1700 हो उस पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है जिसके तनासुब में इस वक्त का जो बजट है उसको सही। शेख साहब जिस तरह अभी बात की डॉक्टर खाकान साहब ने भी, मेरा एक सवाल है, जो हम अभी बैठे थे प्रोड्यूसर साहबान भी और दीगर जर्नलिस्ट भी, तो उसमें एक बात हुई कि एक चीज़ लेट से लाहौर में एक बच्चे का रजिस्टर बनता है जिस पे वो लिखता है, स्कूल लेके जाता है या घर में काम करता है, वो 1 लाख रजिस्टर एक ट्रक पे इस्लामाबाद पहुंचता है। और अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो उसमें वो एक ट्रक के पेट्रोल पे इजाफा हुआ, लेकिन उसकी हम 100 रुपया कीमत पर रजिस्टर बढ़ा देते हैं। इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? गुर्बत इस तरह भी तो कम हो सकती है ना कि यार खुदा दा खौफ करो, एक गाजर पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। फैजी साहब ये ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना उसमें कंपटीशन होता है। अगर एक बढ़ा देगा तो दूसरा उतने ही रजिस्टर मंगा के उसे सस्ता बेच लेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये जो सोचा जाता है ना, ये हमारी सोच ठीक नहीं है। अच्छा, तो प्राइवेट सेक्टर में बड़ा कंपटीशन होता है, ज़्यादा प्रॉफिट कोई वैसे हालात तो डिपेंड करता सारे है। मुकमुका कर ले तो सारे मुकमुका नहीं होता इस तरह, कोई नया आ जाएगा मुकमुका, इतना कोई इतने टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, चंद दिनों में कोई नया आ जाएगा। ये पूरी दुनिया में होता है, फेयर कंपटीशन होता है, थोड़ा बहुत उसमें रहती है गुंजाइश, लेकिन इतना मार्जिन नहीं होता, इतना प्रॉफिट नहीं होता। नहीं तो लोग पता नहीं आपके मुल्क में कितने अमीर हो जाते हैं। बहुत चंद लोग हैं अमीर आपके यहाँ ना, लोग ज़्यादा अमीर अभी तक बने नहीं हैं। मैं आपको ये बताऊँ ना, मैं डॉक्टर साहब की ये खाकान नजीब साहब ने जो बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसमें गुंजाइश फर्दर है। यानी अव्वल तो 11.5% महंगाई नहीं है, ये 15-16% का इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ, और 5% ग्रोथ ले लो ना तो नेचुरल 20% तो वैसे ही बढ़ना चाहिए। और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको उनके ऊपर लगाएं, बजाय के टैक्स जिनसे जो नहीं दे रहे ना, आउट ऑफ मतलब बॉक्स हैं, उसमें नहीं शामिल ही नहीं हुए, बहुत ऐसी गुंजाइश है, वो टैक्स बढ़ा के अमीरों से
आप उसको इंसेंटिव EOBI मसलन देखिए, बहुत अरसे से उनको 8,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। वो लोग हैं बेचारे, उनको मतलब रिटायर्ड है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऐसे लोगों को जरिया भी 8,000 से आजकल क्या होता है, उसको कम से कम डबल करें उसको। जो बहुत अरसे से 2-3 साल से कि मैं देख रहा हूँ कि 8,000 ही उनकी पेंशन चल रही है। और SMEs का जो है ना, मैंने तो साफ बता दिया कि इंडिया में वो भी बहुत कम है, लेकिन उनके कर्जे का 15% और हमारे यहाँ 7%। उससे भी अव्वल तो हमारी इकानमी से इंडिया 11 गुना है, और जो परसेंटेज वो देते हैं उससे भी हम आधा कर रहे हैं। तो हम नहीं उनको इंसेंट, हालांकि उनमें गुंजाइश बहुत है, नए लोग आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। और फिर देखिए ना, एक तरफ हमने अच्छा किया है, मैं ये समझता हूँ कि जो तनख्वाहदार तबका है ना, उसको 50,000 रुपये के बाद टैक्स शुरू होता, तो उसको 1 लाख की आमदनी पे किया, बहुत अच्छा किया है। लेकिन वो जो प्राइवेट बिजनेस करता है ना, यानी जो अपनी एक इंडिविजुअल कंपनी बना के कारोबार करता है, उसको अभी तक 4 लाख से 6 लाख की है, यानी उसको 50,000 रुपये पे आप टैक्स लगा रहे हैं। तो एक अनामली हो गई ना, एक जगह आप तनख्वाहदार तबके को 1 लाख तक छूट दे रहे हैं, यहाँ 50,000। कारोबारी कोई कारोबार करे तो उसको सिर्फ 50,000 के इनकम पे टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। तो मकसद ये कि दें, फैसिलिटेट करें और ऊपर टैक्स लें। तो अमीर ने बहुत कमाया इन 2 सालों, मैं खुद उस तबके का रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ हम लोगों ने कमाया है तो हुकूमत हमें चाहिए कि हम ज़्यादा टैक्स लें, तो खुशी से दें। जितने लोगों ने देखे ना, 600 पिछली बार कंपनियों को आप सोचिए ना कि 5-5 अरब रुपए का टर्फ दे दिया गया 2% साल पे, 2% पे। अब जिन लोगों को नहीं भी जरूरत थी ना, जिन्होंने नई मशीनरी मंगा लिया, उन्होंने कहा एक बार तो ये ले लो, 5 अरब ले लो, 2% साल पे है, जबकि इस वक्त 18% पे मिलता नहीं है। तो देखिए ना, ये हमारी हुकूमत की खामियां होती हैं कि जब तक, और सिर्फ चंद अमीरों को दे दिया। जब आप 600 या 500 फैमिलीज को 5-5 अरब दे देंगे तो 2,000, 2,500, 3,000 अरब रुपए तो आपने उनको दे दिया, तो बाकी रह नहीं जाता आपके पास। छोड़, हमने क्यों नहीं किया, हमें फैसिलिटेट करें। और फिर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा शकील साहब से। देखिए, स्टेट ओन ने हमारे यहाँ कोई किसी जगह कामयाबी नहीं की, कोई एक इदारा तो स्टेट ओन को हो के कामयाब हो गया हो ना। बैंक थे, बैंक को जब प्राइवेटाइज किया गया, आज नेशनल बैंक का हाल देख लीजिए, गवर्नमेंट के पास है, किसने उसको मना किया था? इतनी हर चीज़ उनके पास थी, बड़ा बैंक था। आज हबीब बैंक, UBL और MCB बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और नेशनल बैंक घाटे कर रहा है और नहीं है, उनके हालात अच्छे नहीं है। मैं उनको जाके देखता हूँ, वहाँ पे जो हालात हैं वो नहीं इनकम कर रहे। तो हम ज़रूर करें स्टेट ओन इदारों। स्टील मिल को किसने बंद किया? हमने कहा था, स्टेट उनकी चल रही थी ना। और तमाम जो हमारी पॉलिटिकल है ना पार्टीज, वो सब इस फेवर में होती हैं कि जो प्राइवेटाइज करो। अब प्राइवेटाइजेशन के लिए इस बार कुछ रखा नहीं, ब्रेक लेना है, ये ले ले। बस मैं सिर्फ एक नुक्ता कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का मैंने देखा है, कोई इस बार भी कोई इरादा नहीं है, रखा ही नहीं गया, कोई पैसे वसूल ही नहीं होने, हमारे बजट में कोई अमाउंट नहीं है। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिस पे मौत हुआ जा सकता है, और हर शोबा, हर डिपार्टमेंट, उसके जो माहिरीन हैं वो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे सुकम हो सकते हैं, वो किसी भी लेवल पे हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ परफेक्टली वैसी होगी, लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का मोतबर तरीन अखबार रोजनामा नई बात आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि किसी भी मुल्क के मुआशी मामलात को, मसाइल को हल करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। कोशिशें भी सर तोड़ की जाती होंगी, लेकिन मुल्क की आवाम, मैं देखता हूँ, मैंने बल्कि एक कॉलम लिखा था और मैंने कई दफ़ा डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि आलमी अरवा से भी अब उन बच्चों की आवाज़ें आती हैं कि मैं नहीं जाना क्योंकि मैं पैदा होते ही मकरूज़ हूँ इस मुल्क में। लिहाजा इस सारे मामले में किस कदर मुझे, आपको और हुकूमत वक्त की डेफिनेटली ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो मसाइल हल करें और लोगों को कोई सुकून का सांस भी आना चाहिए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि पैदा होते ही मैं बस मकरूज़ ही चलता जाऊँ और मैं अल्लाह के घर भी पहुँच गया हूँ, यानी कि उसके हुजूर, और फिर भी मकरूज़ ही मर गया हूँ। इसका हल निकालना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, रुकन कौमी असम्बली, शकील अहमद रामे और जनाब डॉक्टर खाकान नजीब। शेख साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ जहाँ से स्टील मिल से बात हुई थी, ताकि कंटिन्यूटी रहे। ये जो आपने बात कही है कि जिसने भी स्टेट ओन इदारे हैं वो नहीं चल सके, अगर चलाने हैं करना क्या पड़ेगा, ये ज़रा मुख्तसर बताइएगा ताकि फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि, मैं समझता हुकूमत का काम ही नहीं है इदारे चलाना दुनिया में। ख़ासकर देखिए ना, या तो कोई कामयाब हम हुए होते ना, जब हम कामयाबी कर ही नहीं, मुसलसल कोशिश हो रही है। हर आने वाली हुकूमत कहती है कि हम उसको एफिशिएंट करेंगे और इदारों को चलाएंगे। तो क्या ज़रूरी है, जब आपके पास वैसे एंटरप्रेन्योर है, लोग हैं, तो आपने उन इदारों को जिनमें नुकसान कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है? तो कोई नफ़ा बख्श इदारे हो ना। नहीं, वो जो रामे साहब की बात थी कि फिर आप जैसा कोई बिजनेसमैन उसको ख़रीदेगा तो वो मुनाफा बख्श हो जाएगी, वो कैसे? सिर्फ अब हम जैसा बिजनेस, देखिए हम जैसे बिजनेसमैनों के पास भी कैपेसिटी नहीं है। ये बड़े बड़े इदारे हैं। अब बाहर की कंपनियों को, पूरी दुनिया ने जो तरक्की की है ना, वो ये हुआ है कि जब तक बाहर के पैसा नहीं आया ना, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ और हम उनसे डरे हुए हैं, और वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लाएँ, वो सारा मैनेजमेंट भी लाएँ, नो हाउ लाएँ। अब देखिए ना, मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ। पिछले साल, आज हम IMF के पास जा रहे हैं $1 अरब के लिए, या उसके बाद हमें चाइना या वर्ल्ड बैंक या कोई दे देगा। सिर्फ इंडिया में पिछले साल कोविड हमसे ज़्यादा था। उन्होंने माहौल ऐसा अच्छा बनाया है प्राइवेट सेक्टर के, और हमसे सीखा है। हमसे पीछे थे इंडिया वाले। हमने अपनी इकानमी को पहले खोला था। हमसे उन्होंने इकानमी, जब मनमोहन सिंह डॉक्टर महबूब हक साहब से यहाँ से लेते थे एडवाइस, भी क्लास फेलो थे, मशवरा करते थे, उनकी बिल्कुल क्लोज इकानमी थी। उस वक्त उनकी इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज 11 गुना हो गई। मतलब सिर्फ ये है कि पिछले साल कोविड के बावजूद उनके यहाँ 44 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। हम $1 अरब के लिए धक्के खा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं माहौल ऐसा बनाते, ये प्राइवेट इदारों, ये देंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, ये तो बंद पड़े हैं या चल नहीं रहे। हमारा बहुत बड़ा पैसा लगा पड़ा है, और फिर हर साल नुकसान करते हैं। किसी साल तो नफ़ा कर लेना। सही क्यों जी रामे साहब, बेच डाल क्या? अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा ना जवाब देता हूँ। एक गाड़ी आपके पास, ड्राइवर गाड़ी को ठोक देता है, तो किसी गड्डी कटोगे, घरों के ड्राइवर कटोगे? ऐसे तो ड्राइवर ही निकलेगा। सर देखिए, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो है ना, ये बैकबोन होती हैं। एक चीज़ मैं इसकी पूरी तफसील बताता हूँ। दूसरी बात, 75 साल से हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं हुई, ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं हुई, इसको प्राइवेटाइज कर दें। ये हम हुकूमत ले लें सब से, इनसे नहीं चला मुल्क। 75 साल से हम किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं मुल्क चलाएं। ये बड़ी लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये दुनिया में तरक्की की है स्टेट ओन एंटरप्राइज में। देखें, पहली बात, कैपिटलिज्म के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पार्टी, पहला उसमें ये आते हैं कि ये सिस्टम विनर और लूजर क्रिएट करेगा। विनर कंपनसेट करेंगे लूजर्स को, यहाँ लूजर से आप विनर को कंपनसेट करवा रहे हैं। पहली बात यह कि जो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की या लिबरलिज्म की बात करते हैं, उसके फंडामेंटल डिफरेंस से हट जाते हैं। दूसरी बात, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज की आपने मिसाल लेनी है, आप 2 ममालिक के लिए मैं देता हूँ। एक का सिस्टम हमारे जैसा है, एक का नहीं है। चाइना 2021 में उनकी $18 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकानमी थी, ठीक है। उसमें से 32% स्टेट ओन एंटरप्राइजेज का था। उनकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो दुनिया की 500 फॉर्चून में टॉप पे आ रही हैं अभी। दूसरी है मलेशिया की, लेट 70s और अर्ली 80s में उनके भी हमारे जैसे हालात थे। उन्हें कैसे रिवाइव किया अपनी जो क्या कहते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस? उन्होंने मैनेजमेंट ठीक की, गवर्नेंस पे ध्यान दिया, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से मैनेजर्स उठाए जो कि उस सिस्टम को समझते थे। 2004 से जाके उन्होंने फिर एक नया सिस्टम है, गवर्नमेंट लिंक ऑर्गेनाइजेशंस को उनको कहते हैं, कंपनीज कहते हैं, उन्हें एक और सिस्टम उनको ड्रा किया कि आप अब सिर्फ डोमेस्टिक नहीं रहेंगे हमारे सबसे, आप इंटरनेशनल कम्पीट करें। यही फिलासफी थी चाइना में, कम्पीट करें। हमारे यहाँ क्या होता है, जो गवर्नमेंट आती है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में अपने पोलिटिकल लॉयल्स को भर देती है, जो आता है वो कहता है मेरे बंदे रख लो बस ठीक है,
पीआईए में हमने क्या किया, एक की जगह 7-7 बंदे खड़े कर दिए। ये कसूर स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का नहीं है, ये कसूर हमारी गवर्नेंस का है। नंबर एक, ये हमें स्टेट ओन इंटरप्राइजेस पूरी डिबेट हो सकती है। अगर बेचने की जहाँ बात होती है, उन्हें लेट 80s में और अर्ली 90s में अर्जेंटीना को IMF ने कहा बेच दो सारा, ये कर्जे उतर जाएंगे, ये वो, उन्हें अपने एसेट भी बेचे। एट दी एंड क्या हुआ, उनके कर्जे फिर ज्यादा थे। क्योंकि जब स्टेट ओन इंटरप्राइजेस आप बेचते हैं तो आप गोल्डन शेक भी देते हैं, सही, आप उसको किसी को दे देते हैं, यानी किसी को कंपनसेट करके सारा कुछ कर करके फ्री करके आप देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं होती है, जो आपने पैसा कमाना वो आपने खर्च कर दिया और एसेट आपने बेच दिया। बात ये देखें, एक बड़ी लॉजिकल होती है, जिसको लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है। एक और बात करूंगा, जब अभी नजीब साहब ने बात की थी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जाती तौर पे मैं इंतहाई मुखालिफ हूँ कैश ट्रांसफर्स का। ओके, लोगों को काम करने की आदत डालें, उनको ना फारग बैठ के खाने की आदत मत डालें। जिस तरह हमने स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का भट्टा क्या कहते हैं ना पंजाबी, एक बेचारी एक बुजुर्ग खातून, मैं वही आ रहा हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, बच्चे मैं आपको मिसाल, वो एक मिनट में बात कंप्लीट कर, मैं बात कंप्लीट कर लेंगे फिर आप पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चाइना में गुर्बत खत्म हुई है, उन्हें 95% जो गुर्बत है, मोर देन 95, उन्होंने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज और लाइवलीहुड प्रोवाइड की। बिल्कुल ठीक। सिर्फ 5% लोगों को उन्होंने दिया कैश ट्रांसफर, वो जो बूढ़े थे, बच्चे थे, डिसेबल थे, राइट, सिर्फ उनको कैश ट्रांसफर दें, बाकी उसे काम लें। अगर आपने वैसे देना कि शुरू करते हैं, मुझे क्या जरूरत है काम पाने की, मुझे पता है। एक तरफ EOIP बात कर रहे थे शेख साहब, जिन बेचारों सारी जिंदगी काम किया, उनको आप 8,000 से नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जो वेले बैठे हुए उनको आप कहते हैं 12,000 ले लें, 20,000 ले लें, आप इतना ले लें। देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में प्रोग्राम अच्छे कौन, तलीम वाले, हुनर वाले, उनको प्रमोट करें, क्योंकि वो आपको किसी ना किसी जगह पे लेके जाएंगे। कुछ चीज भी आए ना, आए, मुल्क के लिए, मुफ्त पैसा ना दें किसी को। अब वैसे दूसरी बात यह है कि मुफ्त पैसा आप दे कहां से रहे हैं, क्या आपके पास रिसोर्सेस हैं? एक तरफ से आप मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से आप मुफ्त बांट रहे हैं। आपने खुद एक एनॉमली पैदा कर रहे हैं। जब आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे, आपकी बातें अवाम दोस्त नहीं लग रही। चले ना लगे, मगर क्या कहते हैं कि सच तो सुनना पड़ता है ना, कड़वा होता है थोड़ा, सुनना पड़ता है। फिर देखें, अगर जब आप ये ऐसे स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को नहीं चलाएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू आप इकट्ठा नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट कहां से प्राइवेट सेक्टर को करेगी फैसिलिटेट? गवर्नमेंट कहां से, प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को वो तालीम दे, वो एजुकेशन सेहत दे, उनके रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पार्क्स बनाए, ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट को इसके लिए पैसा चाहिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं जैसे आपने इंट्रो में इब्तदाइया में ये कहा कि थोड़ी सी अब डेफिनेटली कुछ हल्की फुल्की मौसीकी भी ज़रूरी है, वो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमारे मुल्क में गैर मुल्की फिल्में, ड्रामाज आ रहे थे, उन पे टैक्स का बढ़ा देना और मुख्तलिफ जो उस पर अपने मुल्क के जो चीज़ें हैं उनको, वो कल्चर है उसको प्रमोट करना या आसानियाँ देना प्रोड्यूसर्स को, और फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, सियाहत हो, सकाफत हो, इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, एक सेकंड लूंगा दो पहली वाली चीजों पे कमेंट करने को। जहां तक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का ताल्लुक है कि वो कोई पब्लिक गुड बना रही हैं, जैसे अगर कोई गार्डन चला रही है कोई अदारा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको प्राइवेटाइज कर दें, बट कमर्शियल काम जो है ना, उस पे डिसीजन मेकिंग, उस पे CEOs, उस पे सैलरीज, ये हम कभी नहीं कर पाए। मैंने खुद 12 साल कोशिश की है कि हम अच्छे लोग अपॉइंट कर सकें। कैसर भाई के साथ हमने बड़ा काम किया, बट वी नो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट लोग टू डू दैट। सो इसलिए हम चाहते हैं, और पाकिस्तान में आज अगर PTCL को हम अपने पास रखे हुए होते ना, तो 19 साल ही इंतजार हो रहा होता टेलीफोन लेने का। अब मेरा माली भी लेता है, मैं भी लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं होती। सो गुजारिश है कि इसको जरूर सोचें। सोशल सेफ्टी नेट पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनके लिए मस्ट है। पर ये सही कह रहे हैं रामी साहब कि आप चाहते हैं कि आप उनको फिश पकड़ना सिखाएं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें हर तरह के प्रोग्राम चलाने। अब आ जाएं आप फिल्म इंडस्ट्री को। आई थिंक देखिए, पाकिस्तान में एक माहौल बनना चाहिए क्रिएटिविटी का। हमारी एक जनरेशन है जो कि यंग है, उसको compete करना चाहिए। इट इज एज क्रिएटिव एज दी हमारे जो नेबर है इंडिया, जो कि बॉलीवुड ने दुनिया भर में धूम मचाई हुई है। हमारी अपनी जो सकाफत है उसको
मतलब पीटीवी तक महदूद नहीं रहना चाहिए कि पीटीवी ही सारा बेड़ा लेके चले इसका, बल्कि चाहे वो अदर प्राइवेट चैनल्स हो उनको भी compete करना चाहिए। और हमें सिर्फ तुर्की के ड्रामे जो हैं डब करके नहीं देखने चाहिए। हमारी भी जो फिल्में हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी एक मूवी जो है कांस फेस्टिवल पेरिस में गई। मैं चाहता हूं कि हमारी कई मूवीज जाएं वहां पे, अगर टॉम क्रूज वहां आ सकता है अपनी मूवी लेके, पर इसके लिए हमें अपनी सकाफत को, अपने जो ड्रामे हैं उनको, क्योंकि ये तबका बहुत पीछे रह गया है और इसमें भी जो अकेडमीज हैं हमारी, उसने उस तरह काम नहीं किया। पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन हमने बनाया, आप देखें उसका कितना अच्छा इफेक्ट आया, हमने कितने सारे लोग क्रिएट किए। तो मैं तो इसका कायल हूं, और इसका कायल इसलिए भी हूं कि ये एक अच्छी एक्टिविटी है। आप नहीं चाहते कि आपकी यूथ जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर 30-35% यूथ है तो इसको बिल्कुल इस तरफ लेके आना चाहिए और जरूर करना चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर हमें करने हैं अदारे बनाने हैं जिसको हम पब्लिक गुड कहते हैं। पब्लिक गुड का मतलब है ये जरूर यूनिवर्सिटीज बनाएं, जरूर स्कूल्स ऑफ फैशन डिजाइन बनाएं, आर्ट एंड कल्चर के बनाएं, बट फिर प्राइवेट सेक्टर को कहें कि वो चलाए। बीबीसी भी जब प्राइवेटाइज हुआ था तो तब कमाल चैनल बना था। हमें जरूर इस तरफ जाना चाहिए। और इसका प्राइवेटाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि हमने 26% सिर्फ हिस्से बेचे थे पीटीसीएल के, बाकी सारे अब भी हमारे पास हैं 74%। हर साल उस पर डिविडेंड आता है और वो खातिर खा डिविडेंड आता है, और हम उसके बोर्ड पे बैठ के ज्यादा डिविडेंड भी ले लेते हैं जब जरूरत होती है, और प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट को यूज करके उसकी कमाई बढ़वाते हैं। आई थिंक ये है वो मॉडल जिसपे अब हमें आगे चलना है। शेख साहब, फिर आवाम की बात ये होगी, पेट्रोल इंटरनेशनली उसकी प्राइसेस हाई हैं, हाई लेवल पे हैं, और हमने रोक के रखा, फिर बढ़ाना पड़ गया। लोगों ने कहा देखिए जी उन्होंने नहीं सी बढ़ाया, अब इन्होंने बढ़ा दिया है। ये सख्त फैसले हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि कब तक हम ये कह पाएंगे और लोग देख पाएंगे कि हमारे मामलात बेहतर हो गए पाकिस्तान के? जी हाँ, एनर्जी के पास है नहीं। और पेट्रोल का देखिए ना रेट, क्योंकि मेरा खुद पेट्रोकेमिकल्स का ही बिजनेस है। अब 2-3-4 साल पहले, 2-2.5 साल पहले $0 हो गया था तेल, और आज $120 हो गया। अब बताइए इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। हमारे पास तो बहुत थोड़ी परसेंटेज हम अपना है। तो अल्टरनेटिव एनर्जी पे ना जो करना था, हम हाइडल पे हमने नहीं किया, उस पर कैपिटल इंटेंसिव था, पैसा हमारे पास नहीं है। उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हम उसका इनवाइट करें, अट्रैक्ट करें। असल में हमारी जो कंडूसिव माहौल नहीं है। मैंने फिर तो वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने तो हमसे बाद में तरक्की शुरू, बांग्लादेश तो हम ही से निकला, लेकिन अगर हम माहौल ऐसा बना लें, हमारे यहाँ क्यों, क्या वजह है? जो कुछ हमने पीछे किया, श्रीलंकन अगर यहाँ पे आया मैनेजर तो उसके साथ किया, या जनरली जो कंसेप्ट है, अभी जो हमने कहा कि नहीं हम पहुँचेंगे, दरख्त भी जलाएंगे, वहाँ भी पहुँचेंगे, ये भी करेंगे। और फिर इसके अलावा हमारी जो अपनी पॉलिटिकल, हम जिस किस्म की परसेप्शन हो रहा है ना, हम आपस में देखिए ना, दुनिया में भी पार्टियाँ होती हैं। हम जब तक चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करेंगे, देखिए मुल्क की खैरखाई सबको चाहिए, चाहे किसी का भी है। कोई मेरा इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है ना, शकील साहब, वो हम नहीं कह, शकील साहब से मेरा ये इख्तलाफ है, इनका ख्याल है कि जो है पब्लिक एंटरप्राइज कामयाब हो सकता है। हालांकि देखिए कोई चीज़ भी हमारे सामने नहीं हुई, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी, बहरहाल हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई उसका। तो इसमें भी सूरत ये है कि जब तक हमने पॉलिटिक्स अपनी जमहूरियत जो है ना, वो हमने क्या दी है। अब पार्टियां आपस में, मैंने 4 साल पिछले देखा, दस्तों गरेबा हैं, काम ही नहीं करने दिया जा रहा। तो आखिर हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, हम सिर्फ कर्जे ले के, मैं यही कहता हूँ कि हमारा जितना ही फाइनेंस मिनिस्टर का पूरे का पूरा तवज्जो तो ये है कि कर्जा और कैसे लेके अपने आप को बचाना किस तरह है डिफ़ॉल्ट से। हर फाइनेंस मिनिस्टर की ये तवज्जो है, ये नहीं है कि मुल्क की इकानमी को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को एसएमईज़ को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, और प्राइवेटाइजेशन कैसे की जाए। कोई खाता होगा जिसमें ये हो कि हमें पता हो कि पाकिस्तान के अंदर परचून की फलां दुकानें कितनी हैं, ये डाटा होगा हमारे पास? वैसे जी किसी हद तक होगा, चैम्बरों में एसोसिएशनों में, कंप्लीट तो नहीं होगा हमारे पास, लेकिन काफ़ी होगा, ऐसी कोई बात। लेकिन बहुत बड़ा नहीं है बिजनेस हमारा, यानी बहुत बड़ी 22 करोड़ की आबादी है, और मैंने तो आपसे कहा ना कि एसएमईज़ को हम देते ही कुछ नहीं। अब अपने पैसे से कहाँ कोई इतना बिजनेस डेवलप हो सकता। हमने उनकी तरफ
तवज्जो नहीं की। हम चंद बड़ों बड़ों को फैसिलिटेट करते हैं। मैं क्योंकि खुद देखिए ना, मेरी फैमिली वाहिद फैमिली है जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज से 35 साल पहले मैं सदर था। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख था। मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद, ये बड़े 3 सेंटर हैं वहाँ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। मेरा कहना सिर्फ हम सब इनके अंदर रहे हैं, इनके वोटों से बार बार इलेक्शन इनके साथ लड़े हैं हमारी फैमिली। तो बात ये कि बहुत बड़ा हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं है और हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत काबिल लोग हैं। हम बजाय उनको देखें जॉब कितने प्रोवाइड कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के पास तो इतनी जॉब नहीं। मैं जाता हूँ ना अपने हल्के में, तो लोग मुझे बाहर सिर्फ यही कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट का जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब क्या वजह है, प्राइवेट मैं उसको कहता हूँ मेरी कंपनी में आ जाओ, तब भी बड़ी मुश्किल से वो अट्रैक्ट हो। हमने तवज्जो ही लोगों को नहीं दिलाई कि प्राइवेट बिजनेस में कैसे फ्लो नहीं, ये क्या, मैं सबसे ही पूछूंगा, क्या ये हमारे जहन में है कि बस सरकारी हो गई तो जावा दफ्तर ना जाऊं, मुझे लब जाएगा कुछ, ये कोई ऐसी कुछ यही बात है कि वहाँ काम को अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। प्राइवेट में तो पूछा जाता है ना कि भाई आपने क्या काम किया। अगर तो माहौल ऐसा बन जाए, मैं शकील साहब से एग्री करूंगा, अगर हमारा किसी जगह भी कामयाबी हो जाए। चाइना में मैं आज से ना कोई 50 साल पहले चाइना जाना शुरू किया। मैं 50-60 बार 70 बार चाइना गया हूँगा, क्योंकि हर साल 2-3 बार हम चाइना बिजनेस। उस वक्त जब वो हमने उनको सिखा, आज मैं एक बात आपसे करूँ तो आप तो कहेंगे कि कैसे आप झूठ बोल रहे हैं। यानी हम पाकिस्तानियों ने उनको बिजनेस करना सिखाया है, उनको पता ही नहीं था बिजनेस का। और वो जब हम उनकी मार्केट में निकलते थे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ टेलीविज़न नहीं था, वहाँ जहाज़ एयरलाइन नहीं थी, बाहर कोई जाता आता नहीं था, बाहर के लोग नहीं आते। वो ऐसे हमें समझते थे पता नहीं किस सियारे से आ गया हमारी शक्ल देखने के लिए ना। मेरी शक्ल देखने के 100-150 बंदा इकट्ठा हो जाता। आज उन्होंने तरक्की की है, आज इतनी तरक्की की है कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी इंतहाई गरीब नहीं है, हमारे यहाँ तो करोड़ों लोग हैं। हमने क्या किए? कुछ भी नहीं किया ना। तो हम सिर्फ अच्छी पिक्चर जो आप ज़रूर कह रहे हैं कि सुख कहाँ आएगा, अल्लाह करे आएगा, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि काबिलियत तो है। लेकिन हम उनको उन्होंने मेहनत करना सिखाया। चाइना में ना शकील साहब भी गए होंगे, उन्होंने बहुत, उनके लीडरशिप ने दिन रात साइकिल होते थे उनके पास, शुरू में डिसिप्लिन और उन्होंने हार्ड वर्किंग कराया। बहुत शकील साहब, ये चले हमने बातें बहुत की। मैं चाह रहा हूँ कि चौथा स्तून में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई इस्लाही, कोई मोटिवेशनल बात, कोई अपने गिरेबान में भी टाई उतार के जा के फिर आगे भी चलो ना, कि यार तुसी भी सोच लो। इसलिए मैं लगाता नहीं जानता डायरेक्ट ही जागते रहे, डायरेक्ट ही जाग। मैं यही चाह रहा हूँ कि हंस के भी कोई बात करें ना यार, थकावट है मुझे पता है सुबह से। लेकिन शकील भाई मुझे ये बताइए, ये जो मेरे अंदर और बाकियों के अंदर है यार कम कीते बगैर ही, सर हमारी जो है ना पंजाबी की एक कहावत है, आप होप समझते होंगे, है मेरी फैसलाबादी पंजाबी, कि नहीं गली बाती मैं बड़ी तो करतूती मेरी माँ। बातें हमसे जितनी मर्जी करवा लो, हम चांद से तब तोड़ देंगे, सूर्य तोड़ देंगे, सारा कुछ कर देंगे, काम नहीं करेंगे। एक चीज, दूसरा, अगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज नहीं चली, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का कसूर नहीं है, ये हमारी गवर्नेंस का कसूर है। फिर गवर्नेंस को प्राइवेटाइज करो। आप ये देख रहे हैं बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं ना। आप जो बोर्ड पे बैठना है, ये एक पूरी साइंस है। जितनी मिनिस्ट्रीज के जो बैठे हैं बाबू, बैठते हैं बोर्ड्स पे, कि जैसे बोर्ड्स पे बैठते हैं, जैसे ऐसे लोगों को बैठाते हैं, और जितनी उसकी मराआत है उस बोर्ड पे बैठने की, अगर आपको तफसील पर लगे, आपको छोड़े सारा कुछ मुझे उस किसी एक बोर्ड पे लगवा दें। देखें जी, आप बीमारी की वजह क्या, आप ये देखते हैं ना, अब फिर उसको सेट करते हैं। स्टेट और एंटरप्राइज ने अपने आप नहीं चलना है। एक वो डेंटानिक का इश्तार चला करता था जिसमें वो यूं मारता था तो उसमें की शुरू हो जाता था। अब सारे बोर्ड वैसे ही समझ रहे हैं कि लग जाओ बस। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी जो चीज़ें हैं ना, हमने देखे कि स्टेट से हमने, जो शेख साहब कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को दें, एसएमईज को दें, भी मेरे पल्ले कुछ होगा तो मैं किसी को दूंगा ना। सही। डॉक्टर खाकार नजीब साहब, खुलासा चाहूँगा दे दीजिए, वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे? कुछ थोड़ा सा स्माइली फेस के साथ भी बात कर लीजिए ना। देखिए, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, इसमें मुझे कोई कभी शक नहीं है। और ये मैं क्यों कहता हूँ, मिनरल से भरा हुआ है पाकिस्तान, यूथ से भरा हुआ है पाकिस्तान, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल आईटी और आईटीईएस में 10 से 15-20 बिलियन डॉलर का अगले 3 साल में किया जा सकता है, जिससे हर मसला हल हो सकता है। डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आज भी 10 से 12
1000 अरब की कलेक्शन की जा सकती है। सो ये ऐसा नहीं है कि कोई सारा ही डूम एंड ग्लूम सिनारियो चल रहा है, पर मसला ये है कि हम टफ डिसीजंस जो हैं वो लेने को तैयार नहीं होते जब तक कि हमारी कनपटी पे गन नहीं रखी जाती, और वो आके हमारे एक्सटर्नल जो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो IMF हो या दूसरे अदारे हों, वो आके रखते हैं तो हम काम करते हैं। जी ये जी सही जी बात जी है कि अच्छा, लेट्स डू इट ये आवरसेल्व्स। नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे तफसील से बात हो सके। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। रामे साहब बहुत मशकूर ममनून हूँ। नाज़रीन, अल्लाह करे मैं और आप अपने अपने तय भी ये कोशिश करें कि हम कर क्या रहे हैं। मेहनत में कोई आर नहीं है और कुछ भी करना पड़ सकता है। बाहर जाके पिज़्ज़ा डिलीवरियाँ करते रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ करना पड़ जाए तो हुकूमत को वो जो ताने मैंने हम देना शुरू कर देते हैं। रियासत का काम है बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाना और उस पर अमल करवाना, वरना वही बात है फिर कौन आके करेगा। सफाई तक का हम ख्याल खुद रखते नहीं हैं। ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म आपके मोहल्ले में आगे कराएं। यार यहीं से ही शुरू हो जाए, आगे इंशाअल्लाह बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।